Hello friends, welcome to daily current affairs video of Toppers Notes. Today is 13th of May and we'll be covering the following articles. Moving on to the very first, shallow and deep ecologism. जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली जो हीट वेव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस केस में हमें कैसे हीट वेव के साथ कंट्रोल करते हुए और कैसे उसके जो रिलेशनशिप है ह्यूमंस और नेचर का उसको चेंज करना चाहिए जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर कुछ असर पड़ सके, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, लॉ ऑन मैरिटल रेप एंड द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग। तो मैरिटल रेप के ऊपर क्या लॉ है और रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग करी है जहाँ पर कि दो जज हैं आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए थे। एक कहता है कि ये लॉ है ठीक है और एक इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड आर्टिकल, व्हाट इज सेडिशन लॉ एंड व्हाई सुप्रीम कोर्ट्स फ्रेश डायरेक्टिव इज इम्पॉर्टेंट। सेडिशन लॉ क्या है और सुप्रीम कोर्ट के जो नए डायरेक्टिव्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इस पर्टिकुलर सेडिशन लॉ का इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाफ ऑफ हाउस होल्ड्स डोंट सी गवर्नमेंट हेल्थ केयर। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके अंदर आया है कि आधे से ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर को नहीं ढूंढते हैं या फिर उसको चाहते हैं। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इसका मतलब ये कि जो आधे से ज़्यादा जनता है वो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर बिलीव नहीं करती है और वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम के पास जाना पसंद नहीं करती, वो प्राइवेट प्रेफर करती हैं। राइट। इसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द गुड कॉप, ये एक एडिटोरियल है। इसके अंदर पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस एक्टिविटीज़ के बारे में सब बताया गया है, कैसे पुलिस रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, क्या उनके इश्यूज़ है, आगे चल के हम क्या कर सकते हैं पुलिस वाले सेगमेंट के अंदर। राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टिल ए लॉन्ग वे फॉर द टर्मिनेशन एज एन अनकंडीशनल राइट। तो जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है अगर उसको एक अनकंडीशनल राइट बनाना है तो उसके लिए राह बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि टर्मिनेशन कैसे काम करता है, क्या उसका कंडीशन है, क्या लॉज हैं, क्या एक्ट है प्रेगनेंसी के टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन हाउस पैनल मीट, सेबी फ्लैग्स नीड टू टैप फोन्स ड्यूरिंग प्रॉब। तो सेबी की जो इन हाउस पैनल मीट थी तो सेबी ने उसके अंदर कहा है कि हमें फ़ोन्स को टैप करने की ज़रूरत है जिससे कि जो हम कह सकते हैं कि ब्लैक मनी या फिर जो अनआइडेंटिफाइड रिसोर्सेज है मनी के, उसके बारे में हम पता कर सके और भी कोई अगर अंदर की बात है जिससे कि प्रॉबिंग के टाइम हमें उसके फ़ोन्स को टैप करने से मिल सकती है, तो हमें वो रूल चाहिए कि हम फ़ोन को टैप्स कर सकें। राइट। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, दीज आर द 7 आर्टिकल फॉर टुडे एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। What is the law on marital rape and what has the Delhi High Court ruled? Delhi High Court delivered a split verdict in a batch of petitions challenging the exception provided to marital rape in the IPC. Justice Rajiv held that exception under section 375 जो कि रेप से डील करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक और जज थे उन्होंने ये बोला कि प्रोविजन वैलिड है। तो स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब दो जज हैं एंड दे हैव गिवन डाइवर्स ओपिनियंस। तो ये स्प्लिट हो गया कि अब किसी के फेवर में नहीं गया। अब ये मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है कि ये जो रेप डिफाइन करता है सेक्शन वो एक सेक्शन 375 वो एक एक्सेप्शन, ये हम आगे भी बात करेंगे कि मैरिटल रेप का क्या ये एग्जेम्पशन जो हम बात करें वो है क्या। सेक्शन 375 जो कि रेप डिफाइन करता है उसमें मतलब लिस्ट ऑफ ऑफेंसेज है जो कि उसके अंदर सेक्शन 375 के अंदर एज ए ऑफेंस आते हैं। हाउएवर द प्रोविजन कंटेन्स अ क्रूशियल एग्जेम्पशन। Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18, is not rape. तो यहाँ पे हम ना ये जो exemption है हम लोग इस exemption की बात कर रहे हैं section 375 में. It allows marital right to a husband who can with legal sanction exercise his right to consensual or non-consensual sex with his wife. The exemption is also under challenge before Gujarat High Court on the ground that it undermines the consent of a woman based on her marital status. And Karnataka High Court has allowed the framing of marital rape charges against a man despite the exemption. तो ये डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर भी ये चल रही है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग थी, ये गुजरात में भी ये इसको चैलेंज किया गया है एंड देन कर्नाटका ने तो मैरिटल रेप के चार्जेस डाल मतलब इंस्टेड ऑफ एक्सेप्शन फ्रेम किए हैं।
अब ये इशू क्या है इस एग्जामिशन से? अगेंस्ट द बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन, द एक्सेप्शन क्लॉज वायलेट्स द वुमेन्स फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड मोस्ट ऑफ ऑल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इट डिनाइज द एजेंसीज ओवर देयर ओन बॉडीज. कि मतलब वुमेन का अपनी बॉडी पे जो राइट है, ये जो एग्जामिशन है ये वही उसी को क्वेश्चन कर रहा है, वही छीन रहा है. Dismal state of judicial system. Some of the reasons for low rate of prosecution in the cases of marital rape include low reporting of crime due to societal conditioning and low legal awareness. पहले कि लोगों को पता भी नहीं होगा कि मतलब कंसेंट जो चीज़ होती है वो होती क्या है. बिकॉज मैरिड कपल को ये मतलब एक तरह से राइट दे दिया जाता है कि दे कैन डू एनी थिंग लाइक द हस्बैंड टू अ वुमेन. तो ये जो अभी सोशल कंडीशनिंग है ये अभी पहुंची नहीं है. Inaccurate method of the collection of NCRB data out of the court settlement due to lengthy process of justice and lack of admissible proof. जस्टिस JS वर्मा कमेटी जो कि निर्भया जो रेप केस था उसके बाद बनी थी, उसने भी क्या बोला है कि some of its recommendations have helped shape the Criminal Law Amendment Act. Its more radical suggestion including on marital rape were swept under the carpet. कि मतलब इसमें भी बोला गया था कि marital rape को as a crime होना चाहिए, बट देन उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया. अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट पहले तो डिफेंड करी थी कि ये रेप का एक्सेप्शन होना चाहिए, फिर उसने बाद में बोला कि मतलब वी आर रिव्यूइंग द लॉ. सॉलिसिटर जनरल जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, इट ब्रॉट टू नोटिस 2019 कमिटी सेटअप बाय MHA टू रिव्यू द क्रिमिनल लॉज. दिल्ली गवर्नमेंट आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ डिटेनिंग द मैरिटल रेप. उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि इट विल प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम मिसयूज़. कि मतलब कभी कभी जो वाइफ्स हैं वो मिसयूज़ कर सकती है, बट सीइंग द सिनेरियो ये मिसयूज़ हार्डली 1% होगा, बिकॉज 99% टाइम women they are getting affected, they are being the victim. What happens when a split verdict? अब ये जैसे मैंने बोला ना कि दो जज थे और दोनों का डाइवर्स ओपिनियन था, तो कोई वर्डिक्ट नहीं आ पाया. तो इन केस ऑफ स्प्लिट द केस इज हर्ड बाय लार्जर बेंच. की मतलब दो से ज़्यादा बेंच के पास ही केस जाएगा. इसीलिए जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं ना उसमें जो जजेस यूजुअली जो होते हैं वो ऑड नंबर पे होते हैं कि 3, 5, 7 की ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है वो ना हो कि एक कोई वर्डिक्ट निकलेगा. Larger bench to which a split verdict goes on can be a 3-judge bench of the High Court or an appeal can be preferred before the Supreme Court. तो ये जो larger bench है वो High Court की भी हो सकती है और वो Supreme Court की भी हो सकती है. What can be take from the verdict? Court's intervention will work in favor of doing away with the marital rape exemption. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कोर्ट का एक व्यू ये था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मे बी ये मैरिटल रेप के जो एग्जेम्पशन के अगेंस्ट है ये इसके फेवर में जाए. जो एक जस्टिस जिनका ओपिनियन है टू टेक द कंजर्वेशन फॉरवर्ड ऑन द सब्जेक्ट एंड कैन इनिशिएट लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट. जो कर्नाटका हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था जो कि फ्रेम चार्जेस क्या था मैरिटल रेप का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे नहीं किया. तो दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट द हायर जुडिशरी इज विलिंग टू कैरी आउट अ सीरियस एग्जामिनेशन ऑफ द colonial era provision. Laws on marital rape in other countries. Marital rape immunity is known in several post-colonial common law countries. Australia, Canada, South Africa have enacted laws that criminalize. कि मतलब इन सब countries में जो marital rape है वो crime है. In UK, House of Lords overturned the exception in 1991. ये केस क्या था? R versus R. उसमें लॉर्ड्स ने क्या बोला, जो उनका पार्लियामेंट होगा या arrived when the law should declare that a rapist remains a rapist subject to the criminal law irrespective of his relationship with the victim. They also said that the verdict was not creating a new offence, rather only removing a common law fiction that has its roots in ecclesiastical law. कि मतलब ये कोई नया हम क्राइम नहीं है, नया ऑफेंस नहीं क्रिएट कर रही है, ये वही है, बस तरीका है कि मतलब इसमें इसके जो रूट्स हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं. Subsequently in 2003 marital rape was outlawed by legislation in the UK. वे फॉरवर्ड कि मतलब ये जो मैरिटल रेप का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है. मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच. द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप विल बी अ सिंबॉलिक स्टार्ट फॉर श्योर. Sentences could be decided by an expert committee consisting of medical personnel, family, judge, police on the basis of aspects like couple's sexual history, physical and psychological harm to the victim. Bringing behavioral changes. Statutory reform should be accompanied by awareness campaigns sensitizing the public on the importance of consent, timely medical care and rehabilitation, skill development, employment for facilitating the economic independence of victims. तो ये कुछ अप्रोचेस हैं जो कि मैरिटल रेप को एड्रेस करने में या जो ओवरऑल इशू है विमेन का उनकी बॉडी पे राइट और जो कंसेंट का इशू है, तो इसमें अवेयरनेस के थ्रू यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं. शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म. अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके बारे में एक एडिटोरियल है हिंदू में. All forms of environmentalism will not lead to effective climate change. As India continues to grapple with the unrelenting waves, it is necessary to unpack two strands of environmental philosophy that reinvent the relationship between nature and humans, shallow and deep. तो ये दो concepts हैं जो कि क्या define करते हैं relationship between nature and humans.
The concept. The fashionable fight against pollution and resource depletion is shallow ecologism. ये फिलोसफी क्या बिलीव करती है कि हमें बस अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ट्विक करना है, कि मतलब पूरा लाइफस्टाइल ओवरहॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि कोई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल कार की जगह हम ईवी यूज़ कर लें. और डीप इकोलॉजिज्म क्या बिलीव करता है कि ह्यूमन शुड रेडिकली चेंज द रिलेशनशिप विद द नेचर. इट्स प्रोपोनेंट्स रिजेक्ट शैलो इकोलॉजिज्म, प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमंस above the other forms of life and subsequently preserving the environmentally destructive way of life in modern societies. A narrow focus on pollution and conservation movement is counterproductive. Holistic perspective will acknowledge regional difference and the disparities between under and overdeveloped countries. Heat waves are known to have been reality for hundreds of years, but the long-term effects of climate change have exacerbated them, making the waves more extreme, frequent and prolonged. तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, एक है जो कि बस एंटायरली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है, जो कि बस थोड़ा सा ट्विक करने को बोल रहा है, बट जो डीप इकोलॉजिज्म वो बोल रहा है कि वी हैव टू रेडिकली चेंज, कि मतलब नेचर को, ह्यूमन को ना एज अ पार्ट ऑफ नेचर करना है, कि मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करना है. और ये जो होलिस्टिक अप्रोच है वही, क्योंकि नैरो अप्रोच तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, जो होलिस्टिक अप्रोच है वो रीजनल डिफरेंसेस को भी काउंटर करेगा, और जो गैप है बिटवीन अंडर डेवलप्ड एंड ओवर डेवलप्ड कंट्रीज उनको भी एड्रेस करेगा. टू स्टाइल्स ऑफ इकोलॉजिज्म. ये कॉन्सेप्ट कौन ले आया था? आर्नीस. He tried to look beyond the popular pollution and conservation movement. By placing humans at the center of the environmental crisis, he outlines the difference between two styles. Shallow ecologism क्या है? इसको weak ecologism भी कहते हैं, कि it may include use of vehicles that cause less pollution, वही जो EV की बात हुई, या ACs that do not release CFCs. This branch of ecologism primarily serves to maintain the lifestyle of those dwelling in developed countries. अब डी इकोलॉजिज्म वो क्या बिलीव करता है कि बाय सस्टेनिंग दिस लाइफस्टाइल, ये वाली लाइफस्टाइल है, शैलो इकोलॉजिज्म फर्दर वाइडन्स द इनइक्वालिटीज बिटवीन कंट्रीज. जैसे कि यूएस है वो ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट ये क्या 17% एनर्जी कंज्यूम करता है, और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना के बाद. तो ये जो इकोनॉमिज्म है, ये जो डेवलप कंट्रीज में लोग रहते हैं ना, इनके नीड को केटर करता है. ऑब्जेक्टिव क्या है डीप इकोलॉजिज्म का? It aspires to sustain nature by making large-scale changes to our lifestyle. This may include limiting commercial farming of meat, preserve forest areas, and reduce the artificial fattening of animal, reshaping of transport system, which involve the use of internal combustion engines. It shifts the attention from pollution and conservation narrative to robust policy formulation. तो ये इसका कीवर्ड है कि ये कंजर्वेशन के साथ साथ क्या बोल रहा है कि हमें रेडिकल चेंज करना है. पॉलिसी फॉर्मुलेशन. रीवैल्यूएशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्रिन. ये बोलता है ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्रिन है इसको पूरा रीहॉल करेंगे. It should be understood through the human ability to cooperate and coexist with the nature as opposed to exploiting or dominating them. कि मतलब instead of exploiting or dominating the nature, हमें उसके साथ cooperate और coexist करना है. Because वही है ना, सबका एक nature में balance है. कोई भी एक चीज़ घटी या बढ़ी ना तो उसका impact पूरे environment या पूरे earth पे आएगा. It prioritizes a live and let live attitude over an either you or me. अब जैसे ये लाइंस हैं, ये अगर आपको याद रह जाए तो आपका आंसर को ये ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं जो आप यूज़ करोगे और आपको मे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए. द पोलिटिकल पोटेंशियल ऑफ इकोलॉजिज्म. बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ इकोलॉजिज्म ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग सोशलिज्म, एनार्किज्म, फेमिनिज्म. Deep ecologism in particularly borrows from socialism. When projects are only implemented to solve pollution, it generate evils. मतलब कि अगर एक प्रोजेक्ट केवल पोल्यूशन के लिए है तो वो मे भी डिफरेंटली काम करेगा. अब जैसे कि जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज हैं उनको आप इंस्टॉल करोगे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, बट देन इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्योंकि उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस गवर्नमेंट कैसे लेगी? टैक्सिंग से. टैक्सिंग क्या होगा? जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग और लीडिंग टू एन इंक्रीज इन क्लास डिफरेंसेस. तो मतलब अगर हम एक चीज़ को पर्टिकुलरली ध्यान रख के बस काम करेंगे तो फिर वो उसका रिपरकशन क्या होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. इसलिए हमें होलिस्टिकली अप्रोच करना है किसी भी प्रॉब्लम को. एथिकली रिस्पॉन्सिबल इकोलॉजिज्म ऑपरेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस. Environment may become more vulnerable when decisions are strongly influenced by majority rule. जैसे हमने शैलो इकोलॉजिज्म में देखा कि वो डेवलप कंट्रीज को ही ज़्यादातर केटर कर रहे थे. Decentralizing the decision making, a chain consisting of local board, municipal council, state-wide institution, national government, ये इन सब का है कि तो ये इन सब को लेके एक डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग वो डिसेंट्रलाइज मतलब एकदम नीचे के लेवल तक भी लोग इन्वॉल्व हो इसमें. इससे लोकल ऑटोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी. Responsibility of solving the climate crisis falls on the policy makers as much as it does on scientists and ecologists. कि मतलब ये जो यही है कि डी इकोलॉजिज्म का जो मेन एजेंडा क्या है? पॉलिसी. तो वही है, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट तो कर ही रहे, बट सबसे ज़्यादा जो प्रेशर या बोल सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी मेकर्स पर भी है. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं.
सो दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग सेडिशन लॉ। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में डिबेट क्या हो रहे हैं और करंट चैलेंजेस क्या है, इससे रिलेटेड वो देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस। सो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंटर और स्टेट को डायरेक्ट किया है कि जितने भी केसेस हैं रिगार्डिंग सेडिशन, यानी कि सेक्शन 124A ऑफ IPC जो कि डील करता है सेडिशन से, उसको अभी पेंडिंग यानी कि होल्ड पे रखना है जब तक कि एक प्रॉपर जजमेंट पास ना हो जाए। तो अगर सेडिशन लॉ की ओरिजिन के बारे में देखें तो ये मॉडर्न इंडियन टाइम्स में जाता है जब नेशनल मूवमेंट्स शुरू होने ही वाले थे। ये पहले ड्राफ्ट किया गया था थॉमस मैकॉले के द्वारा। मैकॉलेस मिनट आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उनके द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया था इन इंडियन पिनल कोड, जिसमें लॉ ऑन सेडिशन मेंशन किया गया था। ये एक्चुअली जब 1860 में IPC को लॉन्च किया, इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तब इसे ऐड नहीं किया गया था, इसे बाद में ऐड किया गया। 1890 आते तक सेडिशन को एक तरह का ऑफेंस बना दिया गया अंडर द सेक्शन ऑफ 124A ऑफ IPC, और ये जो सेक्शन है IPC में अभी भी है। इस लॉ के जो रिकॉर्डिंग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो चुके हैं, कई डिस्प्यूट अराइज हो चुकी है, क्योंकि ये जो लॉ है काफ़ी ऑब्सलीट है। पहले भी कई तरह के जो पुराने लॉ थे ब्रिटिशर्स इरा के, उनको रिपील किया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है। तो आखिर इस लॉ को क्यों स्क्रैप नहीं किया जा रहा है? बिकॉज ये मॉडर्न टाइम में वायबल नहीं है, क्योंकि ये जो लॉ थी वो कॉलोनियल टाइम की थी, जो कि फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया करते थे। तो जो सेक्शन 124 है IPC का, आखिर वो कहता क्या है? तो अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC, द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज कमिटेड व्हेन एनी पर्सन by word or otherwise brings or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law। यानी कि ये उस वक्त का ये डेफिनेशन है जो कि कह रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी तरह का कुछ बोल रहे हो, कुछ पब्लिश कर रहे हो या किसी तरह का मूवमेंट कर रहे हो, तो वो एक तरह का सेडिशन है, जो कि आज के अगर लॉ की बात करें तो डायरेक्टली चैलेंज करता है आर्टिकल 19 को, जिसमें कि वेरियस टाइप की लिबर्टीज़ मिली हुई हैं। सो इसमें पिनल प्रोविजंस भी हैं, जिसमें कि लाइफ टर्म तक का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है अगर आप इसमें दोषी पाए गए तो। प्री इंडिपेंडेंस इरा की अगर बात करें तो ये सेक्शन 124A को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक को जो सेडिशन के तहत सज़ा हुई थी 6 साल की, उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। एनी बेसेंट थी, शौकत और मोहम्मद अली थे, मौलाना आज़ाद थे, और इवन महात्मा गांधी जी भी थे। अगर सेडिशन के केसेस की अगर बात करें तो सेडिशन के जो केस थे इन 2020 में वो 73 थे ऑल ओवर इंडिया, जिनमें से मणिपुर में सबसे ज़्यादा 15 केसेस थे। लेकिन जो कन्विक्शन रेट है वो 3 to 30% के बीच में ही रहा है। तो और इनमें से कई जो केसेस हैं वो तो फॉल्स एविडेंस या फिर एक ऐसे ही बिना किसी लीगल बैकिंग के फाइल कर दिया गया था, ऐसे भी केसेस रहे हैं। तो पेंडेंसी जो है इस टाइप की केसेस की वो लगभग 95% रहा था इन 2020। अगर 2014 से हम बात करें तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB, जिन्होंने 2014 से इन चीज़ों में डेटा कंपाइल करना शुरू किया था, तो उन्होंने ये पाया कि लगभग 399 सेडिशन केसेस फाइल हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, जिनमें से 93 जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वो 2019 में फाइल हुए थे, और अभी रिसेंटली 2020 में 73 केसेस फाइल हुए हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम, यूपी और जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में इस तरह की केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। तो इन केसेस का डिस्पोजल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है कि लगभग 23 तो फॉल्स या मिस्टेकनली लगाया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है। कई तो 58 आउट ऑफ 399 तो ऐसे हैं जो कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ख़त्म कर दिए गए ऐसे केसेस को, और 144 इनमें से जिनमें चार्जशीट फाइल की गई है।
लेकिन उसके बाद भी जो कन्विक्शन रेट है ये 33% के ऊपर कभी नहीं गया है। कई लीगल चैलेंजेस भी मिले हैं सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी को, जिसमें से फर्स्ट था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसमें जो डेफिनेशन थी सेडिशन की, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था उस वक्त कि ये तो पुराना कॉलोनियल टाइम के डिफिनीशंस हैं और वो अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। उसके अलावा तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस द स्टेट 1951 और रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959 ये केस भी सामने आए थे, जिसमें हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो इस सेक्शन के अंदर था वो था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का, जिसमें 5 जज का बेंच ने ओवर रूल किया था इस पर्टिकुलर जजमेंट को, जिसमें कि वैलिडिटी जो है आईपीसी 1 के सेक्शन 124A की उसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। उसमें ये भी हेल्ड किया गया था कि अगर इंसाइटमेंट की एक्टिविटी किसी तरह की नहीं होती है, कॉल फॉर वायलेंस भी अगर नहीं होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसको इस टाइप के अगर जो एक्ट हैं वो पूरी तरह से अगर प्रूफ नहीं हो पाती है तो ये लेबल नहीं किया जाता कि ये सेडिशन है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया ये टर्म को जो है पब्लिक ऑर्डर। कोई भी एक्टिविटी जो पब्लिक ऑर्डर को इंटरप्ट करती है या इन फ्यूचर उसको वायलेट कर सकती है तो वो सेडिशन के अंतर्गत आ सकता है। इसमें ये भी जजमेंट आई कि जो स्लोगनरीन है, जैसे कि स्लोगन लोग देते हैं, कई सारे लोग रैलियों में वेरियस टाइप के स्लोगन्स गाते हैं, तो वो भी एक तरह का कोई ग्राउंड नहीं होता है सेडिशन का। सो रिसेंट चैलेंजेस क्या है, कई टाइप की मतलब बहुत सारी इस तरह की जो पिटिशन है ये फाइल की गई थी, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एग्री करना पड़ा कि इसके अगेंस्ट इसको हीयरिंग इसकी डेट इसको दी जाएगी और प्रॉपर देखा जाएगा कि आखिर सेडिशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को फिर से चेक किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एससी रिसेंटली अभी एग्री हो गई है। पहले तो गवर्नमेंट डिफेंड कर रही थी 124A को, लेकिन बाद में उन्होंने इसके फ्रेश रिव्यू करने पे एग्री हो गए कि हाँ ये पुराना हो चुका है, अब इसका एक रिव्यू होना चाहिए। ये भी आर्गू किया गया कि जो केदारनाथ का डेफिनेशन है सेडिशन का, केदारनाथ वाला केस जो हमने यहाँ पे देखा था, वो जो केस है उसमें सेडिशन का जो डेफिनेशन दिया गया है उसको एड्रेस किया जा सकता है कई अदर लॉ के थ्रू, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसके बारे में अभी काफ़ी न्यूज़ आ रही है, कई सालों से आ रही है। तो इसके तहत भी सेडिशन का जो केस है उसको हियर किया जा सकता है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेडिशन एंड सेडिशन लॉ क्या होता है और आईपीसी का जो सेक्शन 124 है इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। डायरेक्टली तो आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट स्टेटमेंट बेस्ड कभी कभी आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। So this news is half of household don't seek government's health care। ये चीज़ें रिलीज़ हुई है, सामने आया है ये बात फ्रॉम NFHS 5 के डेटा के थ्रू। सो ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। सो जो NFHS का जो सर्वे हुआ है रिसेंटली, जो 5th जो सर्वे हुआ है, तो उसमें ये पाया गया है कि लगभग 49% लोग ऐसे हैं जो कि वेरियस जो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर स्कीम्स है जैसे कि आयुष्मान भारत या उससे रिलेटेड चीज़ें उसको फैसिलिटेट नहीं करते हैं, लगभग 49.9% यानी कि 50% के अराउंड। हालांकि ये लो है, जो कि पिछले सर्वे में जो डेटा आया था जो कि 55% के अराउंड था इन 15-16, इससे तो लो है, लेकिन फिर भी अगर ये हेल्थ केयर गवर्नमेंट का फ्री हेल्थ केयर अगर प्रोवाइड किया जा रहा है सिटीजन्स को और वो अवेल नहीं किया जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग इशू है गवर्नमेंट के लिए। हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी की अगर स्टेटिस्टिक्स की अगर बात करें तो अगर 19 से 21 के डेटा को लें तो ऐसे हाउस होल्ड की नंबर सबसे ज़्यादा थी बिहार में। लगभग 80% जो पॉपुलेशन है बिहार में वो गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी और जो सुविधाएं दी जाती है उसको नहीं ले रहे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जो कि 75% के आसपास है।
इसमें सबसे लोवेस्ट जो रहे हैं वो 5% के अराउंड रहे हैं लद्दाख में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स में। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये यूटीज़ हैं और इनमें पहले से ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, तो शायद इस वजह से वहाँ उनके पास कोई चॉइस नहीं बचता है। आखिर इसका रीज़न क्या है कि अगर फ्री में गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी कोई स्कीम दे रही है तो उसको आखिर लोग अवेल क्यों नहीं करा रहे हैं? तो उसके पीछे रीज़न है कि पुअर क्वालिटी ऑफ केयर। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात होती है तो आप जानते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है और किस टाइप की फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ यानी कि गुड फैसिलिटीज़ की वजह से ये सुविधाएं नहीं लेते हैं लोग। उसके अलावा जो लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में, वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा अगर आप जहाँ रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी हो, तो उसकी वजह से भी लोग इस टाइप की फैसिलिटी को नहीं अवेल करते हैं। NFHS 4 में जो कि 2016 में था, उसमें ये बात सामने आई थी कि 48% के अराउंड जो हाउस होल्ड्स हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ केयर की वजह से ही गवर्नमेंट के फैसिलिटी सेंटर्स में नहीं जाते हैं फॉर देयर हेल्थ इश्यूज़। इससे दूर रहने के और कुछ रीजंस हैं, जिसमें से पहला है नो नियर बाई फैसिलिटी आपके आसपास नहीं है सरकारी की, तो इस वजह से नहीं जा पाए। वो करीब 40% लोग इस वजह से नहीं ले पाते हैं। फैसिलिटी टाइमिंग जो है वो कन्वीनियंट नहीं है। हो सकता है कि आपको अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत हो लेकिन आपका नंबर ना आया हो, तो इस टाइप की सिचुएशन भी रहे हैं। हेल्थ पर्सनल जो है वो ऑफन अब्सेंट रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने के वक्त वो वहाँ पे नहीं थे। वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है और पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी को नहीं लेते हैं। लेटेस्ट फाइंडिंग के अकॉर्डिंग 46.9% जो फैमिलीज़ है इन अर्बन एरियाज़ उन्होंने ये फैसिलिटी अवेल कराई है, और रूरल एरियाज़ में जो 51.7% के आसपास है उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटीज़ को अवेल कराया है इन 2019 to 21। अगर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटी लेने की अगर बात करें तो 51.8% जो है शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं। और रूरल एरियाज़ की बात करें तो लगभग 46.4% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी जो है इंडिया की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस टाइप की जो चीज़ें हैं कि आखिर लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण होता है आखिर, तो इस टाइप की क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड कभी कभी पूछ लेता है यूपीएससी, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया है उसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसका एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। The good cop. So, what is the context? It is time to persuade states towards implementing measures for police reforms directed by the Supreme Court in its Prakash Singh verdict. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह केस में वर्डिक्ट दिया था उसमें जो पुलिस रिफॉर्म मेजर्स दिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हाई टाइम है। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। सो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कि स्टेट्स और 1860 के जो पुलिस कमीशन था उसमें ये कहा गया था कि पुलिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और उसी के तहत पुलिस एक्ट ऑफ 1861 इम्प्लीमेंट की गई। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल कमिटीज़ एंड कमीशंस। उसके बाद से पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे कमिटीज़ और कमीशंस को लाया गया है। कुछ तो डायरेक्टली पुलिस रिफॉर्म्स पे ही हैं, जैसे कि नेशनल पुलिस कमीशन, रिबेरो एंड पद्मना भैया कमिटीज़, और कुछ हैं जो इनडायरेक्टली पुलिस रिफॉर्म्स को एड्रेस करते हैं, लाइक मलीमत कमेटी एंड सेकंड ARC। और सेकंड ARC में दूसरे डायमेंशंस भी कवर्ड है अलॉन्ग विद पुलिस रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसी इशू पर 2006 में भी एक जजमेंट पास किया था। तो ये है पूरा बैकग्राउंड कि पुलिस रिफॉर्म्स का इवोल्यूशन कैसा हुआ। नाउ व्हाट इज़ द कोर्ट्स डायरेक्टिव? तो कोर्ट के डायरेक्टिव 7 डोमेन्स को कवर करते हैं। फर्स्ट इज स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस को सेटअप किया जाए। उसके अलावा DGPs जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो, उनका टेन्योर कितना होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलना चाहिए या नहीं, ये सब चीज़ों पे एक डोमेन है वो कवर किया। उसके अलावा टेन्योर ऑफ अदर पुलिस ऑफिसर, जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनका टेन्योर का डिस्कशन हुआ। अदर दैन दैट सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। तो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों डोमेन्स को अलग अलग करना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड्स फॉर ट्रांसफ़र्स, तो ट्रांसफ़र्स करवाने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स के रेगुलर ट्रांसफ़र्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड्स होने चाहिए। अदर दैन दैट पोस्टिंग एंड प्रमोशंस,
तो ये एक डोमेन है कि पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, प्रमोशंस कैसे होने चाहिए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए। उसके अलावा पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज़, पुलिस जो कंप्लेंट्स हैं उनकी पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट अथॉरिटीज़ है उनको भी सेटअप किया जाना चाहिए, और एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को भी इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। तो ये 7 डायरेक्टिव्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजर इन डोमेन्स को कवर किया था। ऑलराइट, इसी के बाद में 2006 में ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट को फ्रेम किया गया। आफ्टर दैट कोई खास एक्शन लिया नहीं गया, इट कंटिन्यूड टू बी ड्रैग्ड अपॉन, एंड इन जुलाई 2015 15 states have formulated till July 2015 15 states have formulated their state police act, and Gujarat and Karnataka amended their police acts. तो 15 states ने तो अपना state police act formulate कर लिया, उसके बाद में गुजरात और कर्नाटका ने जो उनकी existing police act थी उसको amend कर। तो अ टोटल ऑफ 17 स्टेट गवर्नमेंट्स ने या तो अपनी पुलिस एक्ट को बना लिया है या फिर एग्जिस्टिंग वंस को ही अमेंड कर लिया है। 2019 की जनवरी में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने मॉडल पुलिस एक्ट 2006 को रिव्यू किया, और उसी के अकॉर्डिंग मॉडल पुलिस बिल 2015 जो है वो BPRD जो है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की वेबसाइट पर इसको प्लेस किया गया। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें कि पुलिस जो है उस पर किसका कंट्रोल होगा, स्टेट का होगा, सेंट्रल का होगा, तो एज वी ऑल नो कि पुलिस जो है वो लिस्ट 2 में जो 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट है उसमें आता है। सो इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इट इज़ प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्मुलेट अ न्यू पुलिस एक्ट एंड अमेंड देयर एग्जिस्टिंग वंस ऑन द लाइन्स ऑफ ड्राफ्ट मॉडल पुलिस बिल प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो वो अपनी खुद की पुलिस एक्ट को फॉर्मुलेट करे, या फिर जो उनकी एग्जिस्टिंग पुलिस एक्ट है उसको ही मॉडल पुलिस बिल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, चेंज करें। ऑलराइट, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, CBI, एंड फॉर सम रीजंस प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कुछ रीजंस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कंट्रोल्स होते हैं, उसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेज होती है, CBI है, वो सब यूनियन लिस्ट में आती है। स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर और पुलिस आता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो कि जिस पर दोनों का जुरिसडिक्शन है उसमें क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर और कुछ हद तक प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑलराइट, इस वजह से, इस डाइकोटमी की वजह से कि जो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है या फिर जो कई जगह पे ओवरलैपिंग है, तो होम मिनिस्ट्री के 2 पुलिस डिविजन्स हैं, पुलिस 1 एंड पुलिस 2। जो पुलिस 2 है इसके अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आती हैं। ऑलराइट, 2016 में नीति आयोग के पेपर ने सजेस्ट किया कि जो पुलिस है उसे कॉन्करेंट लिस्ट पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम इस पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इस पे एक्ट करने का मौका मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ऑलराइट, सिंस दैट जुलाई 2015 स्टेटमेंट एंड नीति आयोग्स पेपर, ऑल स्टेट्स हैव complied with the 7 डायरेक्टिव्स। तो 2015 का स्टेटमेंट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद में सब जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया, इन 7 डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कंप्लाई किया है, उनको माना है। ऑलराइट, सिर्फ एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के सेटअप के इंस्टीट्यूशन को अभी तक कंप्लाई नहीं किया गया है। ऑलराइट, इट्स कंपोजिशन, पावर्स एंड एक्सटेंट टू विच इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और क्या है कि इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंशन है कि इसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, इसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, और कब किस हद तक इसकी रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, बाइंडिंग है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंशन था। ऑलराइट, तो कुछ ही स्टेट्स हैं जो इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे इसमें लोगों के बीच में इसकी वजह से डिफरेंसेस हैं, तो हैंडफुल ऑफ स्टेट्स आर कीन टू इनिशिएट पार्शियल रिफॉर्म्स। तो ये है इशू, जुरिसडिक्शन का इशू कि स्टेट में आना चाहिए, यूनियन लिस्ट में आना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए। उसके अलावा जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस हैं वो किसके अंदर का आना चाहिए, तो ये सब मेजर इशूज़ हैं। ऑलराइट, नाउ वैरिड स्ट्रक्चर, एक इशू और है कि जो पुलिस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वैरिड है। ये रिफॉर्म्स लाने का रीज़न क्या है कि वैरिड स्ट्रक्चर है। रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग जो पुलिस का स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो वैरी करता है। और यही पुलिस कमीशन ऑफ 1860 और 1902 का जो पुलिस कमीशन थे उनका मेजर कंसर्न था। अब क्योंकि स्ट्रक्चर वैरी करता है तो इनएफिशिएंसी होती है, और इसी वजह से स्टेट्स को बार बार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को बुलाना पड़ता है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया था, 7th शेड्यूल का एनालिसिस किया और कहा कि पुलिस को तो स्टेट लिस्ट में ही रहना चाहिए। ऑलराइट, अगर स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाता है पुलिस को, पुलिस जैसा सब्जेक्ट को,
तो क्या होगा कि ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब ये सेंट्रलाइजेशन की और एक कदम होगा। तो इस वजह से विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने इसको मना कर दिया, स्टेट लिस्ट में ही रहने को एडवोकेट किया। अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ 7 शेड्यूल माइट बी अ गुड आइडिया। अगर 7 शेड्यूल को पूरी तरीके से ही ओवरहॉल किया है, सब्जेक्ट्स की वापस से शफलिंग हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, तो ये एक बेटर आइडिया है। बट इट डजेंट मीन दैट देर इज़ नो वे आउट ऑफ द इम्पैस अदर देन एक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन दे दिया तो उसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स चाहें तो आर्टिकल 252 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट इस पे एक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़ कि अभी पुलिस रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है, इश्यूज़ क्या है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर टर्मिनेशन एज एन अनकंडीशनल राइट। तो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट की जो हमारा जनरल क्रिमिनल लॉ है इंडिया का, दैट इज़ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसमें क्या है कि अगर कोई लेडी अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवाती है, ठीक है, या फिर बट दैट इज़ नॉट इन गुड फेथ, ऑल राइट, तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे एंड शी कैन बी कन्फाइंड टू अ 3 ईयर जेल टर्म और फाइन और बोथ, ऑल राइट। अगर कोई लेडी अपनी मर्जी से अबॉर्शन करा रही है तो वो भी एक ऑफेंडर है और साथ में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो भी। नाउ व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो आईपीसी के प्रोविजन से समझ आ गया कि अबॉर्शन इज टोटली इलीगल, लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसका एक्सेप्शन है। 1971 में इसको इनैक्ट किया गया था और ये किस तरीके से कोई लेडी मेडिकली अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है उसके रूल सेट आउट करता है। 1971 में इम्प्लीमेंट होने के बाद में इसका 2 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है और सबसे रीसेंट अमेंडमेंट 2021 में हुआ था, जिसमें कि इसका स्कोप इंक्रीज किया गया था इस एक्ट का। लेकिन फिलहाल अभी भी ये लॉ जो है ये किसी भी प्रेग्नेंट पर्सन के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता टू डिसाइड ऑन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल राइट। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एमटीपी, कि एमटीपी के कंडीशंस क्या हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी पर्सन का, किसी लेडी का प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो शी कैन गेट हर प्रेगनेंसी मेडिकली टर्मिनेटेड, ऑल राइट। If the pregnancy is a result of rape or failure of contraceptive used by the pregnant woman or her partner to limit the number of children or to prevent a pregnancy, अगर pregnancy is a result of rape तो वो लेडी मेडिकली अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है, या फिर अगर कोई लेडी या उसका पार्टनर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं और उसका फेलियर हो जाता है तो उस केस में भी शी इज़ एलिजिबल टू गेट हर प्रेगनेंसी मेडिकली टर्मिनेटेड। उसके अलावा एक कंडीशन क्या है, सब्सटैंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वॉज बॉर्न इट वुड सफ़र फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी। अगर बच्चा पैदा होता है और अगर वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी कैरी कर रहा है फ्यूचर, मतलब पैदा होने के बाद में ऐसे रिस्क है, तो शी कैन देन ऑल्सो द लेडी कैन गेट हर प्रेगनेंसी मेडिकली टर्मिनेटेड। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस इन दिस एक्ट। लिमिटेशंस बहुत सारी हैं इस एक्ट में। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज अ प्रेग्नेंट पर्सन कैन नॉट आस्क फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट फिटिंग इन वन ऑफ द रीजन सेट आउट इन द लॉ। तो ऊपर जो 3-4 रीजन्स हमने पढ़े हैं, बेसिकली 3 रीजन्स पढ़े हैं, उन रीजन्स के अलावा किसी और ग्राउंड पे कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करवा सकती। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडन नहीं है, ऑलराइट। उसके अलावा 20 वीक्स तक ही कोई लेडी अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है। अगर 20 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, मतलब दैट मीन्स 20 to 24 वीक्स ओनली, इस टाइम ड्यूरेशन में उसको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा, ओपिनियन रिक्वायर्ड होगा, ऑल राइट। दिस एक्सटेंडेड जेस्टेशनल जो 20 से 24 वीक्स का जो ड्यूरेशन है, ये लिमिट जो है, इट इज़ एप्लीकेबल टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन विच द रूल्स डिफाइंस एज। तो ये जो है कुछ कैटेगरीज पर ही एप्लीकेबल है, जैसे कि इन हाउस पैनल मीट्स सेबी फ्लैग्स नीड टू टैप फोन्स ड्यूरिंग प्रोब। तो रिसेंटली जैसे हेडिंग से पता चल रहा है कि पैनल मीट के दौरान सेबी ने कि जो फ़ोन टैप करने की जो नीड है उसके बारे में बात करें कि हमें फ़ोन टैप्स करना ज़रूरी है। तो ये हेडलाइन है, इसके बारे में बात करेंगे। कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंट इंटरेक्शन हुआ था सेबी का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के साथ, राइट। और उस दौरान कि पावर टू टैप फोन्स वाली जो इशू है उसके बारे में बात की गई थी। अगर हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 के अंदर इस्टेब्लिश करी, और इसको अपनी जो पावर्स है वो सेबी एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू मिलती है, राइट।
लेकिन सेबी मतलब कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्या थी, क्या नीड थी इंडिया को कि ये पर्टिकुलर बॉडी हमें बनानी पड़ी। सेबी वॉज एस्टेब्लिश टू कीप ए चेक ऑन अनफेयर एंड माल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम सच माल प्रैक्टिसेस। तो सेबी को एक हम कह सकते हैं कि चेकर के तरह के बनाया गया था जो कि अनफेयर और माल प्रैक्टिसेस को चेक कर सके और इन्वेस्टर्स को जो अपना पैसा डाल रहे हैं उनको माल प्रैक्टिसेस से बचा सके, राइट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली तीन कैटेगरी ऑफ हम कह सकते हैं ग्रुप के लिए बनाया गया था ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर सके। अगर हम पहले की बात करते हैं तो इशूअर्स जो होते हैं, सेबी वर्क टुवर्ड प्रोवाइडिंग ए मार्केट प्लेस टू द इन्वेस्टर्स वेयर दे कैन एफिशिएंटली एंड फेयरली रेज देयर फंड्स। तो किसी भी कंपनी में मान लीजिए ए नाम की कंपनी है, उसके अंदर इन्वेस्टर्स है XYZ। अगर इनको कंपनी को रन करना है तो इनको इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, राइट। और इन्वेस्टमेंट रन करने के लिए इनके पास अपने जो कंपनी की इक्विटी है उसके अलावा कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो ये अपनी इक्विटी को दाव पे लगा के या कह सकते हैं सेल आउट करके इशू करते हैं कि हमारी इक्विटी इतनी है और आप इसमें पैसा लगाइए और इक्विटी ले जाइए। तो ये इशूअर्स हो गए, सिंपल सा। उसके बाद इंटरमीडियरीज है। सेबी वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग ए प्रोफेशनल एंड कम्पिटिटिव मार्केट टू द इंटरमीडियरीज, मतलब कि बीच में जो इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में जो लोग साठगांठ या कह सकते हैं जो एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं उनके लिए भी कि कंपटीशन जो है वो फेयर रहे, कॉम्पिटिटिव मार्केट रहे, कोई बहुत ही कम रेट और कोई बहुत ही ज़्यादा रेट ना लगाए, इसका एक कंडीशन था। द थर्ड ग्रुप इज इन्वेस्टर्स। सेबी प्रोटेक्ट्स एंड सप्लाइज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। पहले इशू आ रहे थे कि कंपनी के हालात कुछ और है, बता कुछ और रही है और इन्वेस्टर्स के पास कुछ और जा रहा है। तो जो एक करेक्ट या बोल सकते हैं एक ओपेक मिरर था जिसके पार इन्वेस्टर्स को नहीं दिखाई दे रहा था कि या पता नहीं चलता था कि कंपनी के क्या हालात है, लेकिन सेबी इस सब चीज़ को प्रोटेक्ट करती है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है वो इन्वेस्टर्स को कि इस पर्टिकुलर कंपनी का ये पर्टिकुलर अभी इसका स्टैंडिंग पोजीशन है, इसके पास इतना डेट है, इतनी इसके पास एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स को एक कंपनी के बारे में जानना चाहिए वो पूरा क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में ये देते हैं। अगर हम बात करते हैं सेबी की पावर्स की कि क्या क्या पावर्स है सेबी के पास, तो पहले क्वासी जुडिशियल पावर्स इन केस ऑफ फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस पर्टेनिंग टू द सिक्योरिटी मार्केट्स। अगर कोई भी फ्रॉड या अनएथिकल प्रैक्टिस होती है सिक्योरिटीज़ मार्केट में तो सेबी के पास पावर है कि वो जजमेंट्स पास कर सके, राइट। और ये जो पावर्स है ये फैसिलिटेट करती है एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस को किसके अंदर, सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर, राइट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पावर इज़ क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर। तो सेबी के पास पावर है कि वो बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सके या फिर कुछ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि वॉयलेशन के लिए उनमें उसकी मदद कर सकते हैं कि अगर वॉयलेशन को प्रूव करना है तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी ग्रुप की जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसको एग्जामिन कर सकते हैं, या और भी बुक ऑफ एग्जामिन में ही अगर और भी कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उनको भी एग्जामिन कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि बुक ऑफ अकाउंट्स या फिर जो भी उन्होंने चेक किया है अगर वो वायलेट कर रहा है, वायलेशन है रेगुलेशन का, तो उसके पास पावर है कि वो एक रूल पास कर सकता है, इम्पोज कर सकता है रूल, जजमेंट्स पास कर सकता है और लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द वायलेटर्स, राइट। मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप, क्वासी लेजिस्लेटिव पावर। द पावर to protect the interest of investors, the authoritative body has been entrusted with the power to formulate suitable rules and regulation। कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास पावर है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, राइट। सच रूल टेंड टू एनकम्पास द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, एसेंशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो इसके अंदर जो ये रूल्स है ये या तो ऑब्लिगेशंस के लिए हो सकते हैं कि क्या क्या ऑब्लिगेशन होनी चाहिए वो लिस्ट कर दिए, इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशंस क्या होंगी, एसेंशियल डिस्क्लोजर के जो रिक्वायरमेंट्स होंगे क्या क्या डिस्क्लोज कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। ये जो बॉडी है सेबी वो ऐसे रूल्स बनाती है जिससे कि जो मैल प्रैक्टिसेस है वो ख़त्म हो सके और सिक्योरिटीज़ मार्केट एक सही अपने रास्ते पे चल सके। अगर हम टैपिंग की बात करते हैं, अब जो असली मुद्दा था पावर टू टैप फोन्स, तो इंडिया के अंदर द लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बाय ऑथराइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। तो इंडिया के अंदर अगर लॉफुल इंटरसेप्शन की बात करते हैं ऑफ कम्युनिकेशन की तो वो है
सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, लेकिन इस एक्ट के थ्रू भी सिर्फ ऑथराइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही हैं जो इस कम्युनिकेशन वाली को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है। उसके अलावा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2007 के अंदर एक रूल है 419A। तो दिस लॉ इज़ क्लियर दैट इंटरसेप्शन मस्ट बी ऑर्डर ओनली इफ़ देयर इज़ नो अदर वे ऑफ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। इंटरसेप्शन तभी होगा अगर कोई भी और रास्ता नहीं है इन्फॉर्मेशन निकालने का, राइट। तो रूल 419 क्लॉज ए क्या कहता है? इट मेंशंस दैट वाइल इशूइंग डायरेक्शंस अंडर सब रूल 1 the officer shall consider the possibility of acquiring the necessary information by other means। कि जब भी वो डायरेक्शंस इशू करता है सब रूल 1 के अंडर, तो ऑफिसर को, जो भी ऑफिसर है वो मतलब उसके पास ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए या फिर उसको पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर इंटरसेप्शन के अलावा किसी और तरीके से इन्फॉर्मेशन निकल सकती है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, right। And the direction under sub rule 1 shall be issued only when it is not possible to acquire the information by any other reasonable means। और जो सब रूल 1 है उसका यूज़ तभी किया जाएगा जब ये साबित रहेगा या फिर ये माना जाएगा कि कोई भी पॉसिबल रूट नहीं है जिससे कि इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके, राइट। अगर हम एजेंसीज़ की बात करते हैं जो इंटरसेप्शन की पावर रखती हैं, तो उसके अंदर ओवर द ईयर्स सेबी हैज़ बीन सीकिंग टू बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ 10 एजेंसीज विद टेलीफोनिक इंटरसेप्शन पावर्स। तो इंडिया के अंदर हाल फिलहाल 10 ही ऐसी एजेंसीज हैं जो कि फ़ोन्स को टैप कर सकती हैं, और सेबी उन पर्टिकुलर 10 एजेंसीज़ के अंदर इंक्लूड होने की कोशिश कर रहा है। तो वो 10 एजेंसीज़ कौन कौन सी उसके बारे में देख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उसके बाद है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, देन इज़ Directorate of Revenue Intelligence, then is CBI, then is NIA, then is RAW, then is Directorate of Signal Intelligence। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है जम्मू एंड कश्मीर, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम सर्विस एरिया। ये पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं एजेंसी है, ये जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज़ और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये सर्विस करती हैं। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ कंसर्न स्टेट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एंड दिल्ली मेट्रो सिविल सर्विस एरिया ओनली, राइट। ये 10 एजेंसीज है जो कि पावर है जिनको इंटरसेप्शन की। लेकिन इन पर्टिकुलर एजेंसीज को भी जो इंटरसेप्शन करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है यूनियन होम सेक्रेटरी से, राइट। अगर अभी सेबी की करंट कंडीशन की बात करें तो सेबी के पास सिर्फ एक्सेस है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को इंटरसेप्ट देखने की कि क्या कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स है, लेकिन वो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। तो सेबी वही है कि इस पर्टिकुलर पावर के अलावा वो जो पावर टू इंटरसेप्ट है उसके लिए फ़िलहाल मांग कर रही है कि हमें पास जो कॉल डिटेल्स के अलावा जो पावर टू इंटरसेप्ट है वो हमें मिलना चाहिए, राइट। ओके, तो जब तक ये पावर मिलता है तब तक क्या कर सकते हैं या फिर रेमेडीज़ क्या हैं। अनलॉफुल इंटरसेप्शन इन्फ्रिंजेस द राइट टू प्राइवेसी एंड एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल ए कंप्लेन इन द ह्यूमन राइट्स कमीशन। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर एग्रीव्ड पर्सन को लगता है कि किसी के भी हम कह सकते हैं एक काम से उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है या फिर किसी के एक्शन से उसकी राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है, तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, राइट। FIR कैन बी लॉज इन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन व्हेन इलिसिट फ़ोन इंटरसेप्शंस कम्स इनटू नॉलेज ऑफ द पर्सन, कि आसपास के वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर FIR फाइल कर सकता है। उसके अलावा जो पर्सन है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट के अंदर जा सकता है अगेंस्ट द पर्सन और कंपनी जो कि उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रही है कम्युनिकेशन का, कि अगर वो अंडर जो ऑथराइज्ड हम बोल सकते हैं जो ऑथराइज्ड एजेंसीज़ हैं उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई कंपनी उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है और उसको लग रहा है कि उससे उसकी राइट टू प्राइवेसी इफेक्ट हो रही है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन रीच टू कोर्ट एंड आस्क फॉर केस अंडर द सेक्शन 26 क्लॉज B ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट which provide for imprisonment of 3 years of person held for unlawful interception। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ के तहत जो सेक्शन 26 क्लॉज B है उसके तहत वो केस दर्ज करा सकता है जिसके अंदर की 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, राइट।
this was all about this particular article. If we talk from the prelims perspective, तो major जो points है जो कि prelims के अंदर आ सकते हैं, सबसे major तो सेबी एज ए बॉडी, सेबी की क्या पावर्स हैं, कैसे हम कह सकते हैं एस्टेब्लिश हुई थी, कौन सा एक्ट है, किस किस सेक्टर्स में काम करती हैं, तो बेसिक सेबी का इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा पावर्स ऑफ सेबी, देन अदर देन दिस एजेंसी इंटरसेप्शन पावर्स, राइट. बहुत ही लो चांसेस है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड वी कैन गो थ्रू द 10 एजेंसीज. अदर देन दिस, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. This was all from this particular topic, and keep watching Toppers Notes. You can also download our daily current affairs from the app, and if you have any issues or you are facing any difficulties by preparation in the examination, you can call our number given below. Okay, keep following Toppers Notes. Thank you so much.